नमस्कार, ज्ञान में विद्या यूट्यूब चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए तीसरा अध्याय है, उसका अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। बड़ा ही दिलचस्प है ये शीर्षक कि ठेले पर हिमालय। ठेला जो सब्जी बेचने वाला छोटा सा ठेला होता है, उस पर हिमालय कैसे आ सकता है? बड़ा दिलचस्प है शीर्षक, और शीर्षक को पढ़कर एक जिज्ञासा भी पैदा होती है कि कैसे, कि ठेले पर हिमालय कैसे। हाँ, मन में एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा पैदा होती है। तो पढ़ेंगे हम ये कि ठेले पर हिमालय है वो शीर्षक कैसे रखा गया। जिसके लेखक है धर्मवीर भारती जी, जिनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ था, देहावसान 1997 में इनका देहावसान हुआ था। चलो हम ठेले पर हिमालय पढ़ते हैं, उससे पहले धर्मवीर भारती जी के जीवन के बारे में कुछ बातें हैं वो समझ लेते हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती अपने छात्र जीवन से ही साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रहे हैं। यानी कि जब ये स्कूली शिक्षा ले रहे थे, छात्र जीवन जब ये जी रहे थे, एक स्टूडेंट के लाइफ में थे ये, तभी से इनका जो साहित्यिक गतिविधियां हैं इनमें व्यस्त रहते थे। साहित्य लेखन में इनकी रुचि है वो बचपन से ही रही है। बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी रहे हैं, बहुत सारी कुशलताएं कौशल कलाएं हैं वो इनमें समाहित रही है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा वहीं पर प्राध्यापक भी रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है वो शिक्षा प्राप्त की। इनकी शिक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और यहीं पर बाद में इन्होंने है वो प्राध्यापन का कार्य भी शुरू किया था, प्राध्यापक के रूप में भी रहे हैं। वहीं इन्होंने निकष नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। यहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहते हुए एक प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए निषद नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। पत्रिका का संपादन भी किया था। बाद में भी धर्म युग के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य है वो किया है, और धर्म युग के संपादक के रूप में ये इलाहाबाद को छोड़कर मुंबई चले जाते हैं। धर्म युग के माध्यम से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया, एक नए शिखर पर पहुंचाया। धर्म युग जो पत्रिका थी, इसके माध्यम से जो हिंदी साहित्य जगत था, एक पत्रकारिता थी, इसको एक नया आयाम है वो दिया था। इन्होंने, अब देखिए शुरू में हमने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इन्होंने न केवल नाटक लिखे हैं बल्कि एकांकी, उपन्यास, कहानियां, कविताएं, निबंध, आलोचनात्मक निबंध, यात्रा वर्णन आदि विधाओं में उच्च कोटि का सृजन कार्य है वो किया, सृजन क्रम इन्होंने किया है। इन्होंने न केवल कहानियां लिखी है बल्कि इन्होंने एकांकियां भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं, आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखे हैं, और इन्होंने उच्च कोटि का है वो सृजन किया है। इनकी कृतियों को हिंदी जगत में है वो पूरा सम्मान है वो मिला है। अंधा युग नामक उनका नाटक स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक साहित्य की अनुपम कृति है। कि अंधा युग नामक जो उनका नाटक है, अंधा युग नाटक, इसको स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद में हिंदी साहित्य की एक अनुपम रचना के रूप में है वो हिंदी साहित्य में इसको पहचान मिली है। गुनाहों का देवता इनका उपन्यास है। ने हिंदी जगत में जितनी लोकप्रियता पाई है उतनी बहुत कम उपन्यासों ने पाई है। यानी कि गुनाहों का देवता इनका या अंधा युग है, इनकी जो रचना है गुनाहों का देवता है, उपन्यास ने हिंदी साहित्य जगत में खूब लोकप्रियता पाई है, खूब इसे है वो पसंद किया गया है, लोकप्रियता पाई, इतनी अन्य उपन्यासों को नहीं मिली है। सूरज का सातवां घोड़ा उनका एक प्रयोगधर्मी उपन्यास है जिस पर फिल्म भी बनी है। सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर फिल्म भी बनी हुई है। गुल की बन्नू, बंद गले का आखिरी मकान इनके कहानी संग्रह है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया इनके काव्य है। पश्यंती, कहनी अनकही इनके निबंध संग्रह है। ठेले पर हिमालय सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद इनके आलोचनात्मक निबंध है आदि उनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं धर्मवीर भारती जी की। डॉक्टर धर्मवीर भारती की भाषा में सहज है, प्रवाह है, काव्यात्मकता है,
वर्णन शैली है वो बहुत ही प्रभावशाली रही है, प्रभावत्मकता उसमें देखने को मिलती है वर्णन शैली में। ठेले पर हिमालय पाठ परिचय है, हम जान लेते हैं। एक ठेले पर नदी बर्फ की सीढ़ियों को देखकर धर्मवीर भारती जी को यह शीर्षक सूझा। अब देखिए मैंने कहा था ना शीर्षक बड़ा ही रोमांचित करने वाला है, एक जिज्ञासा, एक कुतूहल जगाने वाला है। तो ये ठेले पर हिमालय, ये इनको शीर्षक है वो कहाँ से मिला? ठेले पर हिमालय जो शीर्षक है, एक ठेले पर नदी बर्फ की सीढ़ियाँ पड़ी हुई, सीढ़ियाँ जो पड़ी थी उनको देखकर धर्मवीर भारती जी को ये शीर्षक है वो सूझा था। इस यात्रा वर्णन में भारती जी ने अपनी कौशानी यात्रा के रोमांच का चित्रण किया है। अब ये जो ठेले पर हिमालय है ये इनके साहित्य के स्वरूप इसका देखा जाए, ठेले पर हिमालय तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत के रूप में है ये। तो इसमें इन्होंने किस यात्रा का वर्णन किया है? कौशानी यात्रा का वर्णन किया है। कौशानी यात्रा के रोमांच का चित्रण इन्होंने किया है। कौशानी एक ऐसा मनोहर नगर है जहां से हिमालय के शिखरों पर बर्फ के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन किया जा सके। और ये जो यात्रा इन्होंने की है वो कहाँ की है? कौशानी यात्रा। कौशानी की यात्रा वर्णन है इसमें। ये एक ऐसा नगर है बड़ा ही मनोहारी। इस नगर में जाकर के जो हिमालय की जो खूबसूरत नजारा है, बर्फ का जो खूबसूरत नजारा है उसका अवलोकन है वो किया जा सकता है। लेखक ने उसी सौंदर्य से अभिभूत सरल भाषा में अभिव्यक्ति दी है। उसी सौंदर्य को देखकर ये मोहित हुए हैं, मनोहर जो था नजारा, और इसी को ही इन्होंने भाषा के रूप में अभिव्यक्त किया है, जिसे यह यात्रा वर्णन एक अद्भुत रचना है वो बन पड़ी है। इन्होंने अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है एक अद्भुत रचना के रूप में आज हमारे सामने है। तो चलते हैं हम मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय, बड़ा खासा दिलचस्प शीर्षक है ये ना, है ना? आपको भी बड़ा दिलचस्प लगा होगा ये शीर्षक, और यकीन कीजिए इससे बिल्कुल ढूंढना ही नहीं पड़ा। आप इस बात को मान लीजिए धर्मवीर भारती जी को ये शीर्षक है वो ढूंढना ही नहीं पड़ा था, बैठे बिठाए ही अपने आप मिल गया था। अभी कल की बात करते हैं, एक पान की दुकान पर मैं अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला है। तो कहते हैं कि मैं कल की बात करता हूँ, अपने एक जो मेरे मित्र थे, एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र थे, उनके साथ में पान की दुकान पे खड़ा हुआ था कि तभी एक ठेले वाला है उस ठेले पर बर्फ की सीलियाँ लेकर आता है। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा एक प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान अल्मोड़ा। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ते हुए भाप में खोए रहे और खोए खोए बोले यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। हम सभी जानते हैं हिमालय की शोभा अगर किसी से है तो वो है उस पर जमी हुई बर्फ, सफेद चमकदार, एकदम सफेद चमकदार चिकनी ठंडी जो बर्फ है जिससे भाप निकलती रहती है वो हिमालय की शोभा है। तो कहते हैं उस बर्फ को देखते देखते उनके मन में ख्याल आया, विचार आया और बोल उठते हैं कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया? ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाए और शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडोल बेतुक की लिख डाले। शीर्षक मौजूद है और नई कविता से नाराज हो, सुलगित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे, उतर जाओ ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़ी बैठी हो, ओ नए कवियों ठेले पर लदो पान की दुकानों पर भी हो। तो कहते हैं एक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अगर आप नए कवि हैं तो शीर्षक आपके सामने है, ठेले पर हिमालय लिख दो। इस बर्फ को लेकर बहुत सारी 200-300 पंक्तियां अपने विचार से है वो लिख दो। चाहे आप कवि है वो कैसे भी हो, बेडोल बेतुक की पंक्तियां भी लिख सकते हो इस पर, है ना। अगर आप सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। आप नई कविता से नाराज हो तो भी इस पर लिख सकते हो। इस बर्फ को डांटो, इसे कहो कि क्यों शिखर से उतर कर आ गई मैदान में, क्यों आ गई, क्यों ठेले पर लदी पड़ी, क्यों पान की दुकान पर बिकती है। तुम्हारा तो शिखर है वो उच्च शिखर है, तुम्हारा स्थान तो उस हिमालय के उच्च शिखर पर मौजूद है, क्यों नीचे आ गई तुम, क्यों उतर गई। और डांटो इसे कि क्यों चढ़ी बैठी बंदरों की तरह ऊंचे शिखर पर क्यों उतर, वो नहीं कभी ठेले पर लदो पान की दुकानों पर बिको, ऐसा व्यक्त करते हैं। क्यों ऊंचा सिर करके है वो ऊपर बैठी हो, आ जाओ नीचे। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी। मुझे लगा कि वह बर्फ नहीं उनके मन को खरोंच रही है। तो
कहते हैं जैसे मैंने अपने मन की जो बात है उसे ठेले पर लगी हुई बर्फ की सीढ़ियों को देखकर मेरे मन में जो विचार आए, जो भावनाएं मेरे मन में जगी, मैंने अपने मित्र के साथ है उन्हें बांटा। लेकिन मेरे मित्र मेरी बातों को सुनकर हंस पड़े। तो मुझे लगा कि वह बर्फ प्रेम के मन को है वो खरोंच गई है, उनके मन को छलनी कर गई है वो बर्फ। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बातें करते देखा है, चांदनी में उजड़ी हुई बर्फ को धुंध के हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ ऐसे खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। तो कहते हैं कि ऐसे मैं ये बात सही भी कह रहा हूँ कि उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात तो ये है कि ये सत्य बात है कि जिसने 50 मील दूर से भी 50 मील की दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में, बादलों से दूर जो नीला आकाश है उसमें हिमालय की शिखर रेखा को, हिमालय कितना ऊंचा है, हिमालय की ऊंचाई, ऐसा लगता है कि मानो वो आसमान से बातें कर रहा हो, अत्यधिक ऊंचा हो। तो जिसने 50 मील दूर बादलों से दूर जो नीला आकाश है उसे हम हिमालय की जो शिखर है उस शिखर रेखा को चांद तारों से बातें करते हुए जिसने देख लिया, ऐसी कल्पना जिसने कर ली। अब देखिए जो मित्र थे वो क्या थे, एक उपन्यासकार, गुरुजन उपन्यासकार थे। तो जितने भी कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, सब कल्पना के समुद्र में तो गोता लगाते ही हैं, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कहते हैं कि जिन्होंने अपनी कल्पना में है वो नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बातें करते हुए जिसने देख लिया है, चांदनी में उजड़ी हुई बर्फ को धुंध के हल्के हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते हुए देखा, जिसने चांदनी रात में ऐसी बर्फ को देखा है जो ऐसा लगता है कि मानो एक दूध या समुद्र हो, वो समुद्र में लहरें उठती है, मचल उठता है समुद्र, तो ऐसे लग रहा है कि मानो वो बर्फ है वो मचल रही हो, ऐसा जिसने देख लिया। और जगमगाते हुए जिसने इस बर्फ को देखा है उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ दे, एक ऐसी पीड़ा छोड़ दे, एक ऐसा विषाद छोड़ दे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर बार याद आने पर उसे पीड़ा उठती है, पीड़ा उठना मतलब पीड़ा, पीड़ित कर देना। तो कहती है अगर वो बर्फ हर बार जब याद आती है तो मन में एक पीड़ा उठ जाना स्वाभाविक है। मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि मैंने भी बर्फ को देखा है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को निकट से देख पाने के लिए हम लोग हैं वो कशानी गए थे। अब अपनी यात्रा की बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की। सच बात तो यह है कि उस बर्फ को निकटता से देखने के लिए किताबों में बहुत बार हमने भी पढ़ा है, मैं अपनी बात कहती हूँ, किताबों में हमने बहुत बार पढ़ा है, टीवी में भी हमने देखा है, लेकिन वास्तव में बिल्कुल करीब से बर्फ को देखना, उसका रोमांच है वो इन सबसे हटकर होगा। तो ये भी कहते हैं कि मैं सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम नैनीताल गए थे, कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोशी। अब ये कौसानी गांव जहाँ जाना होता है, नैनीताल के जो रानीखेत है उन्हें पार करना होता है, रानीखेत से मचकाली के जो भयानक मोड़ होते हैं उन्हें पार करने के बाद आता है ये कोशी। कोशी से एक सड़क है वो अल्मोड़े जाती है। अब यात्रा वृत्तांत है तो यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। कौसानी से एक सड़क है वो फट जाती है और वो कहाँ जाती है, अल्मोड़े जाती है। दूसरी है वो कौसानी चली जाती है। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना क्रूप है ये रास्ता। अब कोसी का रास्ते का वर्णन करते हैं कि कितना कष्टप्रद है। पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीले सड़कें हैं, कच्चे रास्ते आते हैं, तो कष्टप्रद, कितना सूखा है यहाँ, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो हरियाली नहीं है, मैदानी भागों में हरियाली होती है। सूखा और कितना क्रूप सा है, ये काले काले दिखता है, पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं, सूखे भूरे पहाड़ है, हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं, ढालों को काट कर बने हुए रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े खेत बने हुए हैं, जो थोड़े से हो तो शायद अच्छे भी लगे, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंख मालूम पड़ता है। अब शैतान की आंख की तरह उलझे हुए टेढ़े मेढ़े हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तो ऐसे ही खेत होंगे, है ना, ऊंचाई की तरफ ढलानुमा होते हैं। ढलानुमा खेती आपने सुनी होगी, ढालदार जो खेती है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा ढलानुमा खेती। तो ढलानुमा खेती होती है पहाड़ी एरियाओं में, पहाड़ी क्षेत्र में। फिर मचकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर। तो कहते एक तो ऐसा रास्ता और फिर उस पर एक मचकाली के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उस पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया मतलब नए नए सीखने वाला ड्राइवर। भय भी लगता है, डर भी लगता है, ऐसे मार्ग पर जब हम जाते हैं तो हर समय जान हथेली पर रहती है। तो नौसिखिया
बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे वो पीले पड़ चुके थे। अब चेहरा पीले पड़ जाना मतलब भयभीत होना, डर जाना। अब जब वो नौ सीखा था, नया नया सीख रहा था गाड़ी चलाना, तो ऐसे में जितने भी मुसाफिर थे जब तक कोसी पहुंचे सबके चेहरे भय के मारे पीले पड़े हुए थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। अब ऐसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उमस होती है, हवा है वो कम होती है। ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं, हवा है, ऑक्सीजन की कमी है, होती चली जाती है, उमस महसूस होने लगती है। 2 घंटे बाद दूसरी लारी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान है। शुक्ल जी भी जैसा सफर का साथ पिछले जन्म के पुण्य से मिलता है, अब शुक्ल जी के जैसा सफर में साथ देने वाला कोई हमारे पिछले जन्म के पुण्य क्रम ही जाके होंगे कि हमें उनका साथ मिला। उन्हें हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी नहीं। यही थे शुक्ल जी थे जिन्होंने हमें कोसानी आने का आमंत्रण दिया था, बुलावा दिया था, उत्साह जगाया था हमारे मन में। और कभी उनके चेहरे पर हमने कभी उदासी के भाव देखे ही नहीं। उन्हें देख के हमारी सारी थकान है वो काफूर हो गई, उड़ गई। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? आप शुक्ल जी उठ रहे हैं, उनके साथ एक जना और उठ रहा है, उसे देखकर ये नई मूर्ति कौन आ रही है? लंबा दुबला पतला शरीर है उनका, सांवला सा चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी है उनकी, ढीला ढाला पतलून पहने हुए हैं, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन है, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस का कैमरा या बाइनोकुलर है। ऐसी वेशभूषा है, प्रसाद वाला है और खासी अटपटी चेहरा थी बाबू साहब का। यह दुबला पतला मुझे जैसे सींके शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना, तो कहते हैं ऐसा दुबला पतला शरीर और इस तरह की वेशभूषा और उस पर उसे झूमते हुए आना मुझे बड़ा ही उत्सुकता जगाती मेरे मन में। चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को तोड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है ये। परिचय देते हैं, सेन आदमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। अकादमी से इनकी जो कृतियां हैं, इन्होंने जो चित्रकारी की है उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन है वो घुल मिल जाता है। कितना मीठा था हृदय से वह, जैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। अब वर्णन करते हैं, यात्रा वर्णन, कितना सुंदर मनोहारी वर्णन। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई नदियां, कोसी नदी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव, मखमली खेत, कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। वाह, देखने के लायक, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने आते थे, चाय की दुकानें, कभी कभी कोसी और उनसे गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल भी थे। कहीं कहीं पर सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे देखती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर की सड़क पर धीरे धीरे बस वो चली। ऐसे लग रहा था सड़क टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, जैसे मानो कोई अजगर की पीठ हो, है ना। अजगर की पीठ, कांटेदार, कंकड़ीली पीठ वाला कोई अजगर लेटा और उस पर वो बस वो चल रही है। ऐसा रास्ता बड़ा ही सुहावना था और उस पर थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था, आलसी बना रहा था। जो जो बस आगे बढ़ रही थी, क्यों तो हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। क्यों निराशा आ रही थी उनके मन में? अब तो हम लोग कोसानी के नजदीक है, कोसी से 18 मील दूर आ गए हैं, कोसानी से 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, जिस सौंदर्य की हमने बात सुनी है, जिस सौंदर्य के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, कहाँ गया? अब तो कोसी है वो कुछ ही दूर पर है, फिर भी वो सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया वो जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था? आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। में कश्मीर तो है ही है, धरती का स्वर्ग कहलाता है, उससे कहीं अधिक सुंदर है कोसानी गांव। गांधी जी ने भी यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। स्विट्जरलैंड, वाह, क्या कितनी सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल, कैसे उसका आभास है वो कोसानी में हम कर सकते हैं। ये नदी, ये घाटी, ये पहाड़, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इनकी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। तो कहते हैं कि भले ही रास्ता है, बड़ा सुहावना है, नदियां हैं, घाटियां हैं, गांव आए हैं,
हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और जो कोसानी नजदीक आती गई त्यों त्यों धैर्य फिर असंतोष अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक गया। धीरे धीरे कोसानी गांव हमारे नजदीक आ रहा है, कोसानी शहर के हम जैसे जैसे नजदीक खुल रहे हैं तो हमारे चेहरे पर एक असंतोष की रेखाएं दिखाई देने लगी कि कहाँ आके बसा दिया, कहाँ है वो सौंदर्य, कहाँ है वो मनोहारी नगर। और असंतोष अंत धैर्य धीरे हमारा टूटता चला जा रहा था, असंतोष के भाव चेहरे पर आ रहे थे और अंत में हमें क्रोध भी आ गया, गुस्सा भी आ गया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। अब जब हमारे चेहरे पर असंतोष के भाव थे, क्रोध के भाव थे, लेकिन शुक्ल जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर बढ़ने लगे। अचानक से बस ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया और उस ढाल पर है वो बढ़ने लगी। अब देखिए हमारा अध्याय है वो बड़ा है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की यात्रा है वो हम कल करेंगे। कोसानी गांव हम पहुंचते हैं, अब कोसानी के नज़दीक है, अब पहुंचने ही वाले हैं। तो हम देखेंगे कि कोसानी के जैसे ही वो मोड़ लिया तो कोसानी नगर है वो आ रहा है, तो क्या वास्तव में जितना उसका अतुल्य सौंदर्य के बारे में, उस जादू के बारे में सुना था, वो लेखक को वहाँ देखने के लिए मिलता है या नहीं। कोसानी की यात्रा हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।